नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। नीतीश कुमार, जिनको अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियन कहा जाता है, उनको समझ पाना बेहद ही मुश्किल है। इसीलिए नीतीश कुमार की कई जब बयान सामने आते हैं तो उसके बाद उनको लेकर के एक पूरी चर्चा की स्थिति बन जाती है। नीतीश कुमार को लेकर अभी बीते दिनों उन्होंने महात्मा गांधी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी उसमें द्रौपदी मुर्मू भी सामने थी और उसको लेकर के बीजेपी के नेताओं के साथ अपने संबंधों का जिक्र किया। नीतीश कुमार बीते दिनों दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भी गए। वो खुद अकेले नहीं गए, अपने साथ तेजस्वी यादव को लेकर के गए। इसी के साथ वो अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर भी गए थे, समाधि पर गए थे। तो ऐसे कई बयान। और उसके बाद अभी बीते ही दिनों उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए भी कहा कि ये बच्चा ही हमारा सब कुछ है। तो ऐसे में दोनों तरफ संशय की स्थिति बनी हुई है। तो नीतीश कुमार आखिर ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का पूरा खेल क्या है, और उसी के साथ ये समझना भी आज जरूरी हो जाएगा कि नीतीश कुमार जो कुछ भी इस तरह के बयान देते हैं, हालांकि वो बड़े नेता हैं, कुछ ऐसे बयान देते नहीं होंगे, तो उसके पीछे के रीजन क्या है आज सुकेश रंजन जी हमारे साथ बताएंगे। तो सर, पूरी जो सिर्फ जनता ही नहीं, अब कार्यकर्ताओं में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, जिस तरह से उनके बयान सामने आते रहते हैं वक्त बेवक्त। और अभी बीते दिनों तो कुछ ज्यादा ही चीजें सामने आई हैं। नहीं, इसको जिस नजरिए से देखा जा रहा है मैं वैसा नहीं देखता हूं। नीतीश कुमार भाजपा की तरफ जाएंगे क्या? नीतीश कुमार यहीं रहेंगे क्या? ये जो पूरा डिबेट है, ये जो पूरा डिस्कोर्स है, मैं इसमें थोड़ा भी दम नहीं देखता हूं, थोड़ा भी सब्सटेंस नहीं देखता हूं। ये बता देना जरूरी है कि इस राइडर के साथ, आपने कहा नीतीश कुमार अनप्रेडिक्टेबल है, पॉलिटिक्स ही अनप्रेडिक्टेबल है। राजनीति में कब क्या होगा ये नहीं समझते लोग, नहीं जानते लोग, लेकिन एक धारा होगी, 2+2 होंगे। कई लोग कहेंगे नहीं, 1 और 1 11 भी होता है राजनीति में, लेकिन कुछ ऑब्वियस रीजन नजर आना चाहिए। कोई भी जब फैसला होता है तो उसके पीछे कोई निहितार्थ होता है। नीतीश कुमार 18 साल तक भाजपा में रहे, भाजपा में रहे, बाहर आए, फिर से भाजपा के साथ गए, फिर बाहर आए। नीतीश कुमार आज इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने हुए हैं। उनकी पार्टी के लोग कहते हैं सूत्रधार ही यही है, तो कहां जाएंगे? लेकिन यह कंफ्यूजन राजनीतिक दल भी फैलाते हैं, खासतौर पे भाजपा फैलाएगी बिहार में कि नीतीश कुमार अनस्टेबल है, नीतीश कुमार किस वक्त क्या करेंगे यह मालूम नहीं है, ताकि जो दूसरी पार्टी, जो बड़ी पार्टी है उनके साथ, जिसके साथ गठबंधन है, जिसके दम पर नीतीश कुमार सीएम है, वहां भी कुलबुलाहट हो। और ट्रैक रिकॉर्ड के हवाले से अगर बात करेंगे तो लोग ये कह सकते हैं कि वो ज्यादा कंफर्टेबल बीजेपी के साथ थे। उन्होंने लगातार बीजेपी के साथ सत्ता चलाई है। आरजेडी कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाने के बाद भी वो 2017 में अलग हो गए थे। तो इस नजरिए से उनके हर एक बयान को देखा जाता है जी। अब पॉलिटिक्स में देखने के कई तरीके होते हैं। जो कुछ बयान आते हैं उसके, जो उन्होंने कहा, मैं उसको एक लाइटर नोट पे दिया गया बयान मानता हूं। नीतीश कुमार चूंकि अब उन नेताओं में हैं जो देश के सीनियर मोस्ट नेता होते हैं। मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद जो वो पीढ़ी है, हालांकि इन सबके साथ नीतीश कुमार ने काम किया है, लेकिन उम्र में नीतीश कुमार से मुलायम सिंह यादव भी बड़े थे। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में रामविलास पासवान भी बड़े थे, उम्र में भी बड़े होंगे। तो ऐसे में जब आप बहुत दिनों तक किसी नेता के साथ होते हो, कल मैं एक चित्र देख रहा था जी, रामलीला ग्राउंड की, जिसमें माफ कीजिएगा, गांधी मैदान की, जहां रावण दहन होता है। वहां पे गवर्नर भी थे, नीतीश कुमार भी थे, लालू यादव भी थे, उनके मंत्री भी थे, स्थानीय नेता सांसद रविशंकर प्रसाद भी थे। और मैंने नीतीश कुमार को देखा कि उन्होंने रविशंकर प्रसाद को इशारा किया कि आप आइए, लैंप को लाइट करना था। अब बहुत लोगों ने यह देखा नहीं, मुझे लगता है, नहीं तो इस पे भी बवाल हो सकता था कि उन्होंने रविशंकर प्रसाद को बुलाकर आखिरकार दीप प्रज्वलन क्यों करवाया। लालू यादव थे, लालू यादव तो कर ही रहे थे, कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद थे, गवर्नर थे, खुद थे, लेकिन ये बुलाना
ये बौनहमी क्यों है? ये बौनहमी इसलिए है क्योंकि बहुत सालों तक उन्होंने भाजपा के साथ काम किया है। राजनीति में इसको बहुत सरल तरीके से मैं देखता हूं कि राजनीति में विचारधारा अलग अलग हो सकती है, मतांतर हो सकता है, लेकिन आपकी आपकी पूरी पॉलिटिक्स जो है वो उसी के इर्द गिर्द घूमे और आपकी पर्सनल लाइफ, निजी जिंदगी भी में राजनीति ही सबसे ज्यादा दखल देती हो, तो ऐसे में आप शायद बात नहीं करेंगे, टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं होंगे, एक एनिमोसिटी दिखेगी, यहां बौनहमी दिखती है। तो मैं इसको शुद्ध रूप से ऐसे देखता हूं कि नीतीश कुमार का ये बयान जो भाजपा के लिए आया कि सब दोस्ती है ना जी, कोई भूलेंगे थोड़ी, इसको इस नजरिए से देखना कि वो इंडिया छोड़कर फिर से एनडीए में जाने वाले हैं, ये मैं कतई नहीं मानता। उसकी दूसरी वजह ये है क्योंकि भाजपा उसने उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग किए वो उसको पॉलिटिकल डिविडेंड दे रहा है। उत्तर प्रदेश में उसने अपने नेताओं को खड़ा किया, उत्तर प्रदेश में उसने बसपा के बहुत सारे वोटर तोड़ लिए अपनी तरफ, दलित वोटर में सेंध लगाई, कल्याण सिंह के जमाने में ओबीसी में सेंध लगाई, वो लोध राजपूत जाति से आते थे, लोध जाति से आते थे, तो अलग अलग जाति के वर्ग के नेताओं को खड़ा करके उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो आज स्थिति बनाई और बाद में जब नरेंद्र मोदी खुद चले गए तो वो ओबीसी पॉलिटिक्स को भी कंसोलिडेट किया और लगातार कर रहे हैं, राजभर को लाना, निषाद को लाना। तो उन्होंने अपनी स्थिति वहां एंकर की भूमिका में भाजपा है, बाकी सपोर्टर की भूमिका में है। वही काम बीजेपी बिहार में अब करना चाहती है। वो बहुत दिन तक पिगी बैक रही नीतीश कुमार के रहते कोई उनका नेता एक वर्ग, एक खास वर्ग में, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, उसमें जगह नहीं बना पाया। वो काम नीतीश कुमार करते थे, उनकी पार्टी करती थी। बीजेपी अब उनसे आगे निकलना चाहती है। बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार अपने जीवन के सबसे कमजोर क्षणों में है आज की तारीख में, उनकी पॉपुलैरिटी ऑन द वेन है, वो 18-19 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, तो अब उनमें वो आकर्षण नहीं है। तो जो दूसरी वजह जो उसको ब्लॉक करती है, बार बार जो बीजेपी कहती है नहीं हमारे तो दरवाजे बंद है, तो इनकी तरफ से ना दरखास्त गया है ना उनकी तरफ से ओके किया जाएगा। लेकिन राजनीति में चूंकि एक एक कदम को लोग पढ़ते हैं तो उस हिसाब से देखा जाता है कि नीतीश कुमार क्या भाजपा के साथ जा रहे हैं, क्या वो आरजेडी को ये दिखा रहे हैं कि ये दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं। इसलिए इस बाबत चर्चा होती है। लेकिन पहली बात, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़ रहे, वो आरजेडी के साथ उनकी बौनहमी, उनका रिलेशन कायम रहेगा। 2024 के बाद क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। 2025 तक वो सीएम रहेंगे क्या, या 2024 में ही चुनाव के बाद गद्दी सौंप देंगे तेजस्वी को। एक चर्चा बहुत ज्यादा है कि क्या गठबंधन जो अभी आरजेडी जेडीयू का है वो दरअसल आरजेडी जेडीयू का विलय हो जाएगा क्या, जेडीयू आरजेडी में विलय कर जाएगी क्या, ये भी बहुत चर्चा है। मैं इसको भी बिल्कुल फेस वैल्यू पे लेता हूं। छोटी पार्टियों का जो रिसोर्स होता है वो उनको इस बात की इजाजत नहीं देता। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, खुद पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे। अगर विलय होगा और आरजेडी के अध्यक्ष नीतीश कुमार होंगे तो पूरे रिसोर्सेस जो पार्टी ने अभी तक बनाया है, कुछ चीजें ट्रस्ट के नाम पे होती है, कुछ पार्टी के नाम पे होती है, वो जो कोष होता है, वो उसका जो रक्षक होता है, उसका जो कस्टोडियन होता है, वो पार्टी का अध्यक्ष होता है। छोटी पार्टियों में अध्यक्ष पद जल्दी छोड़ते नहीं है, तो इसको समझना जरूरी है। जो ये कहते हैं कि आरजेडी जेडीयू में विलय हो जाएगा, हो सकता है, कोशिश पहले हुई थी एक बार कि पूरे जनता दल परिवार को एक कर लिया जाए जी, लेकिन उस समय भी मुलायम सिंह तैयार नहीं हुए। वहां भी वही स्थिति है। एक ऐसी पार्टी जो रीजनल पार्टी है, जिसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके अपने रिसोर्सेज है, जिसका अपना कोष है, वो साझा करना पड़ेगा। लालू यादव की पुरानी पार्टी है, उनका अपना कोष है, अपना रिसोर्सेज है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो उस पर उसका कब्जा होगा जी, क्या वो करने को तैयार होंगे? तो ये तमाम चीजें राजनीतिक हलकों में बिहार में चल रही हैं कि नहीं गठबंधन टूट जाएगा। मैं कहता हूं नहीं टूटने वाला।
ये कह रहे हैं कि विलय हो जाएगा, फिलहाल फौरी तौर पे मैं इसको भी मना करता हूं, लेकिन 24 के बाद सिचुएशन क्या इमर्ज करती है इस पे बहुत कुछ डिपेंड। लेकिन सर एक अभी आपने एक बात कही कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। आरजेडी के साथ की बात करें तो लालू यादव के साथ तो शायद इतना नहीं रहे हो, लेकिन इस जनरेशन यानी तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार बहुत ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई देते, क्योंकि जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन रहे थे उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था, नीतीश कुमार को मीडिया के सामने कहा था कि आप मेरे पिता की तरह हैं, आप कुछ भी गलती हो मुझसे तो आप मुझे तुरंत डांटिएगा, बताइएगा, समझाइएगा। तो मुझे लगता है ये वाला जो कोऑर्डिनेशन है दोनों का, आरजेडी और जेडीयू या नीतीश और तेजस्वी का, ये ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई देता है। लगता है आपको ऐसा? देखिए, तेजस्वी उससे उम्र में बहुत छोटे हैं। तेजस्वी के पिताजी के साथ नीतीश कुमार ने राजनीति की है, वो उनके सामने बड़े हुए हैं। नीतीश कुमार के बेटे तेजस्वी से बड़े हैं, तो उनके बच्चे जैसे हैं। और पॉलिटिक्स में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जो ये मंडल 2.0 बार बार कहा जा रहा है, जो जातिगत जनगणना हुई है, तो मंडल 1. वो जब आया था वीपी सिंह के जमाने में, और जिसके बाद पूरी प्रदेश की देश की राजनीति बदली, जिसके बाद ये समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग सत्ता में आए अलग अलग प्रदेशों में, तो लालू यादव ने उस सामाजिक न्याय को ग्राउंड पे पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका अदा की। लोगों को ये बताया, जो पिछड़े थे, जो दलित थे, जो शोषित थे, कि आपका वोट भी काउंट करता है। अमीर का वोट भी एक है, गरीब का वोट भी एक है, तो वोट आपका है। ये एहसास कराना कि वोट आपका है, आपके वोट पे चुन के आती है सरकार। तो उन्होंने इस मामले में मैं एम्पावर किया था। वो जो स्टेज था राजनीति का, वो पूरा हो चुका है। नीतीश कुमार ने इकोनॉमिकली उनको एम्पावर करने की कोशिश की है। अभी जो सदन बुलाया गया है उसमें मुझे लगता है कुछ और घोषणाएं होंगी कि इकोनॉमिकली कैसे एम्पावर किया जाए। तो तेजस्वी उस एरा में आते हैं जब पिछड़ों को इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट की बात हो रही है, और जिसकी नींव नीतीश कुमार ने डाली है। तो वो ग्रेजुअली सीख रहे हैं राजनीति को कि गवर्नेंस क्या। राजनीति में वो बहुत दिन से हो गए, लेकिन गवर्नेंस में वो अनुभव उनका नहीं है। और चूंकि उन्हें मालूम है कि नीतीश कुमार की एक्टिव पॉलिटिक्स से जब विदाई होगी तो ये पूरा जो, और नीतीश कुमार ने ये बार बार कहा भी है, उनको एक तरीके से प्रोजेक्ट भी कर दिया है कि मेरे बाद तुम, तो उस पॉलिटिकल लेगेसी को वो लेना चाहते हैं। वो जो पूरा पिछड़ा वर्ग है उसके नेता बनना चाहते हैं। वो बीजेपी के लिए ये छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए वो क्या कहते हैं, वो लोग धीरे धीरे चल के आप उस पोजीशन को पाते हो। हाँ, तो खरगोश से कई बार कछुआ जीत जाता है क्योंकि वो लगातार चलता है। तो ऐसे में तेजस्वी अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो उस पूरे ईबीसी वोट बैंक को, महादलित को, जो कार्व आउट करके नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लिए बनाया था, उन्हें लगता है कि ये पूरी लेगेसी जो है वो फाइनली तेजस्वी यादव के पास आनी है। नीतीश कुमार के जाने के बाद जो ऑब्वियस उसका बेनिफिशियरी है वो तेजस्वी यादव। ऐसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है नीतीश कुमार के बाद। नहीं, आपको दिखता है जेडीयू में नीतीश कुमार हो सकते हैं। देखिए, एक ललन सिंह उस जाति से नहीं आते, उस वर्ग से नहीं आते जिसके इर्द गिर्द ये पूरी पार्टी घूमती है। उनकी पूरी पैन बिहार अपील तेजस्वी या नीतीश कुमार जैसी नहीं है। वो जन नेता के तौर पे नहीं है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, एक वर्ग में पॉपुलर हो सकते हैं, अलग अलग इलाकों में उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन वो नीतीश कुमार की तरह पैन बिहार उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार चाहेंगे कि उनकी पार्टी चलती रहे। कोई पार्टी जो खड़ी करता है वो चाहता है कि उनकी पार्टी चले, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी कोई लीडरशिप ग्रूम नहीं की है। लालू यादव ने भी ग्रूम नहीं की थी। उनके बेटे जब धीरे धीरे बड़े हुए तो ऑब्वियस सा था कि वो लेगेसी ट्रांसफर हो गई। तो नीतीश कुमार की ये लेगेसी किसी को ट्रांसफर हो जाएगी जेडीयू में, उसकी संभावना कम है।
और यही बात तेजस्वी को, आरजेडी को बहुत 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 इस भरोसे में डालती है कि आखिरकार इस लेगेसी को मतलब वो कोऑप्ट कर लेना, ये फाइनली ये हमारे हिस्से की चीज है, हमारे हिस्से में आएगी। तो बड़े कंपोज तरीके से राजनीति कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाला एरा जो है वो तेजस्वी यादव का है, आरजेडी का है, या आरजेडी जेडीयू गठबंधन का है, विलय की स्थिति अगर नहीं बनती है तो। जो कि फिलहाल मैं कह रहा हूं, दो चीजों पे चर्चा हमने की है। पहला कि क्या वो एनडीए में जाएंगे, मैं कह रहा हूं नहीं जाएंगे। दूसरा, क्या विलय होने वाला है, अभी नहीं होने वाला है। 2024 राजनीति में कुछ भी संभव है, 2024 के बाद देखा जाएगा कि 2025 के चुनाव के लिए दोनों अलग अलग होंगे या साथ आने की कोशिश होगी, साथ आएंगे तो वो पैराफर्नेलिया क्या होगा, ये सब 24 के बाद होगा। फिलहाल न गठबंधन होने वाला है एनडीए के साथ नीतीश कुमार का, वो रूल्ड आउट है, और न कोई विलय होने वाला है आरजेडी और जेडीयू। आखिरी चीज सर और समझना चाहेंगे आपसे, अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार और सभी कहते हैं कि इंडिया के सूत्रधार हैं वो, ये हकीकत है। अभी एमपी में उन्होंने 5 कैंडिडेट की लिस्ट, अपने कैंडिडेट वहां उतारे हैं। अब इसको लेकर के लोगों में एक बड़ी चर्चा ये शुरू हो गई कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया, वहां पे प्रत्याशी उतारेंगे तो वो वोट काटेंगे, कांग्रेस को नुकसान होगा। जेडीयू इज नॉट ए फोर्स टू रेकन विथ इन मध्य प्रदेश। उनकी थोड़ी बहुत पैठ झारखंड में हो सकती है, उनकी थोड़ी बहुत पैठ बिहार से लगे हुए इलाके उत्तर प्रदेश में हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जेडीयू संगठनात्मक तौर पे, सांगठनिक तौर पे बहुत मजबूत नहीं है। उनका उम्मीदवार खड़ा करना, मैं उसको बहुत ज्यादा मतलब इट्स नॉट वर्थ डिस्कसिंग फॉर मी एटलीस्ट। मुझे नहीं लगता कि उनका तो खड़ा करना क्यों पड़ी? नहीं, जरूरत का कई बार आप पार्टी को बढ़ाना चाहते हो। उनकी पार्टी नॉर्थ ईस्ट में भी चुनाव लड़ती है, एनडीए में थे तो नॉर्थ ईस्ट में वो अलग से चुनाव लड़ते थे, बाद में वो विधायक एनडीए के साथ चले जाए, उनकी पार्टी छोड़ दे। कई बार ऐसा हुआ है, मणिपुर में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है कि जीत के आए थे जेडीयू पे, चले गए बीजेपी के साथ। तो हर कोई अपनी पार्टी का विस्तार चाहता है, लेकिन वो क्षमता जेडीयू में अभी नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार कर सके और अपने दम पे वहां जीत हासिल कर सके। ये पॉलिटिकल चर्चा के लिए ठीक है कि पहले अखिलेश ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए, अखिलेश के साथ भी कांग्रेस की बैठी नहीं, फिर जेडीयू ने उतार दिए, कांग्रेस के साथ उनकी बैठी नहीं। तो ये चर्चा के लिए तो ठीक है, मैं इसको बहुत रियल थ्रेट नहीं मानता हूं कि इंडिया के इस पे खतरा हो गया, इंडिया के सूत्रधार थे तो क्यों खड़ा किया। सवाल ये हो सकता है, लेकिन संगठन के स्तर पे बहुत सारी चर्चाएं ऐसी होती है कि भाई हमें वहां खड़ा करना चाहिए। उसका एक पॉलिटिकल नेतार्थ ये भी निकलेगा कि चूंकि समाजवादी पार्टी को नहीं दी तो जेडीयू ने इसलिए भी खड़ा किया कि तुम अगर समझते हो कि अपने ही दम पे हो तो हम अपना भी खड़ा कर लेते हैं भाई। लेकिन ये सीधा सीधा इंडिया ब्लॉक को इंपैक्ट करने वाला है, या उनके रिश्ते इस वजह से खराब हो जाएंगे कि जेडीयू ने वहां उम्मीदवार उतार दिया है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपने जो बड़ी चीजें समझी, जिस पर हमने चर्चा की कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी में जाएंगे, फिलहाल नहीं। उसी के साथ दूसरी बड़ी चर्चा थी कि क्या जेडीयू और आरजेडी का विलय होगा, वो भी नहीं। और क्या मध्य प्रदेश में जेडीयू ने जो अपने 5 कैंडिडेट उतारे हैं उस पर कोई बड़ा असर पड़ने वाला है, तो वो भी नहीं। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। थैंक यू।